हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं सेमीकंडक्टर लेज़र पार्ट 2। तो जिसके अंदर हम कंडीशन फॉर ऑफ लेज़र एक्शन हम पढ़ेंगे, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट वर्किंग हम देखेंगे किस तरह से सेमीकंडक्टर लेज़र वर्क करती है। तो सबसे पहले जो है कंडीशन ऑफ लेजिंग एक्शन। अब देखो, हमें पता है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल एज हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एक्टिव मीडियम यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम क्या करा सकें कि लोअर लेवल को डीपॉपुलेट करके हायर लेवल को पॉपुलेट करके हम पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर सकें, ताकि हमारी क्या हो सके, लेज़र एक्शन हो सके। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो सकती है लेज़र एक्शन होने की। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है कि मान लो जो ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी है। अब देखो, हमें पता है कि जो एटम्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट ऑक्यूपाई डिफरेंट डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। ठीक है ना, हर एटम जो है वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स ऑक्यूपाई करता है। तो ऑक्यूपेशन जो प्रोबेबिलिटी होती है कि मान लो ये एनर्जी ई है, तो इस स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स की होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एटम्स की होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज गिवन बाय फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स। तो उनके अकॉर्डिंग क्या होती है, जो ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी होती है that is given by this formula Fe is equal to 1 by में 1 plus exponential of E माइनस में EF by में KT। तो EF we have discussed that EF is फर्मी लेवल। ठीक है ना, EF क्या है आपका, फर्मी लेवल है, फर्मी एनर्जी लेवल है। तो EF क्या है, फर्मी एनर्जी लेवल है। तो मैंने आपको बताया था जब एनर्जी लेस देन फर्मी लेवल इज बेसिकली क्या है, एक तरह का लेवल दैट सेपरेट्स द फुली ऑक्यूपाइड स्टेट टू फुली अनऑक्यूपाइड स्टेट। ठीक है ना, या पार्शली अनऑक्यूपाइड स्टेट। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, जब हमारा टेम्परेचर T अप्रोचेस टू जीरो होगा, तो उस केस में जब हमारा टेम्परेचर अप्रोचेस टू जीरो होगा तो एक्सपोनेंशियल ऑफ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस इन्फिनिटी इज जीरो। तो वन हमारे ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दैट इज़ वन। यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी ऑक्यूपाई स्टेट के अंदर, ई एनर्जी स्टेट के अंदर जो ऑक्यूपेशन ऑक्यूपाई करने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या रहेगी, वन रहेगी। यानी कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी कि, मैक्सिमम नहीं कह सकते कि, हाँ वन रहेगी प्रोबेबिलिटी, दैट इज़ वन। ठीक है ना, तो उसके बाद हम यानी कि मैक्सिमम ही होगी ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर हम मान के चलते हैं कि एनर्जी ग्रेटर देन EF है, अगर एनर्जी जो है, अब एनर्जी ग्रेटर देन EF के लिए मैंने आपको बताया था दैट स्टेट इज़ योर कंडक्शन बैंड। ठीक है ना, तो मैंने आपको अच्छी तरह से वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का बताया हुआ है। तो मैंने अच्छी तरह से आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जब एनर्जी ग्रेटर देन EF है दैट इज़ योर कंडक्शन बैंड, दैट इज़ हाफली फिल्ड या पार्शली फिल्ड। तो उस केस में जब E ग्रेटर देन EF होगा तो हमारी एक्सपोनेंशियल टर्म क्या होगी बच्चे, पॉजिटिव होगी। इज ग्रेटर देन EF के केस में एक्सपोनेंशियल टर्म हमारी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। यानी कि E एक्सपोनेंशियल अगर मान लो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये 1 बाय में इन्फिनिटी, एक्सपोनेंशियल अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है यानी बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाती है, तो 1 बाय में इन्फिनिटी दैट इज़ जीरो। यानी कि प्रोबेबिलिटी दैट ऑक्यूपेशन ऑफ, यानी कि कह सकते हैं कि कोई ई एनर्जी स्टेट को, कि ई एनर्जी स्टेट के अंदर एटम्स के होने की प्रोबेबिलिटी वो किसको अप्रोच करेगी बच्चे, जीरो को अप्रोच करेगी। ठीक है ना, अगर हमारा क्या होगा, E ग्रेटर देन EF होगा। तो ऑफकोर्स आपने भी देखते हो अनऑक्यूपाइड स्टेट के अंदर जो है प्रोबेबिलिटी होने की जीरो होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे टेम्परेचर जब जीरो को अप्रोच करेगा, जब टेम्परेचर जीरो को अप्रोच करेगा तो उस केस में जो है Fe किसको अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। यानी कि जीरो टेम्परेचर के अंदर जो है कोई भी ये कह सकते हो कि एटम्स जो है ऑक्यूपाई नहीं करेंगे एनर्जी स्टेट्स। तो ऐसा स्टेट कौन सी होती है आपकी सेमीकंडक्टर में, आप देखते हो जब E ग्रेटर देन EF होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन जो है अनऑक्यूपाइड स्टेट वो क्या होती है, जीरो होती है। यानी कि कोई भी ट्रांजिशंस नहीं होती हैं। तो एट जीरो केल्विन आप ये भी कह सकते हो, एट जीरो केल्विन हमारा सेमीकंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, उसके बाद यही कह रखा है कि जो हमारी एक तरह से फर्मी लेवल जो है वो इस्टेब्लिश होगा दैट शोज फुली ऑक्यूपाइड स्टेट टू फुली अनऑक्यूपाइड स्टेट। ठीक है ना, एट T इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक तरह की बाउंड्री बताएगा फुली ऑक्यूपाइड से फुली और नॉन ऑक्यूपाइड स्टेट। तो उसके बाद यहाँ पे क्या कह रखा है, नॉन डीजेनरेट सेमीकंडक्टर के केस में हमारे पास क्या होता है, जो फर्मी लेवल होते हैं वो कहाँ पे लाई करते हैं, आपके बैंड गैप के इनसाइड लाई करते हैं, ऑफकोर्स बैंड गैप के अंदर लाई करते हैं। तो टेम्परेचर जीरो पे कंडक्ट वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फुल एंड कंडक्शन बैंड इज कम्प्लीटली एम्प्टी। ठीक है ना, तो हमारे कंडक्टर्स कंडक्ट नहीं करेंगे, दैट बिहेव एज अ इंसुलेटर। ठीक है, उसके बाद क्या कह रखा है, एक और टेम्परेचर की हम बात करते हैं। तो एट T जीरो पे हमारा जो टेम्परेचर पे हमारा सेमीकंडक्टर क्या होता है, जीरो, मतलब कंडक्टिविटी कह लो, सेमीकंडक्टर जो होता है वो हमारा इंसुलेटर की तरह होता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ अनऑक्यूपाइड स्टेट भी क्या होता है, जीरो होता है। ऐसे ही अगर EF के इक्वल है, अगर EF के इक्वल है तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, Fe इज इक्वल टू 1 बाय में 2। तो उस केस में किसी और टेम्परेचर पे हमारा ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, 1 बाय में 2 रहती है। तो
तो अब यहाँ पे क्या कह रखा है, लेट अस कंसीडर सेमीकंडक्टर एट T0 टेम्परेचर पे, ठीक है ना। तो हमने क्या मान के चला 6.12 केल्विन पे, 6.212 फिगर देखो बच्चे, T0 टेम्परेचर पे हमारे पास क्या होगा, वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड इज कम्प्लीटली एम्प्टी, यही होता है T0 टेम्परेचर पे। तो अब हमने क्या किया कि हमने जो है कुछ एनर्जी दी, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस बैंड से कहाँ शिफ्ट हो गए, आपके कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर जो है इज़ नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं रहा कि अब हमने क्या कुछ एनर्जी दी तो हमारा क्या हो गया, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो गए। तो अब देखो जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम चाहिए, ठीक है ना, इक्वालिटी चाहिए कि जितने नंबर ऑफ होल्स हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह की हमें इक्वालिटी चाहिए इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। तो वो जो है कब होगा, कुछ थोड़े टाइम के बाद जो है अपने आप ही क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, जब इक्विलिब्रियम का मतलब आप ये भी कह सकते हो कि जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए कंडक्शन बैंड में, तो कंडक्शन बैंड बहुत ज़्यादा फील्ड हो गया, तो उसमें इसमें हम क्या होता है बच्चे, कुछ टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो अल्टीमेटली अपने आप ही क्या करते हैं, लोएस्ट लेवल में ड्रॉप हो जाते हैं, ठीक है ना, वैलेंस बैंड के अंदर जाके ड्रॉप, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ये कह लो कंडक्शन बैंड को छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, वैलेंस बैंड में चले जाते हैं। तो और यहाँ पे क्या कह रखा है, और जो भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे टॉप लेवल पे होते हैं वैलेंस बैंड के, वो अल्टीमेटली क्या हो जाते हैं, ड्रॉप होके कहाँ चले जाते हैं, आपके लोएस्ट ऑक्यूपाइड लेवल में, ठीक है ना, और लिविंग अ टॉप ऑफ वैलेंस बैंड फिल्ड विथ होल्स। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, जैसे इलेक्ट्रॉन जो थे वो हायर स्टेट से, जैसे इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से कहाँ चला गया, लोअर स्टेट में चला गया। और लोअर स्टेट में वो कौन सा बच्चे, जो टॉप मोस्ट लेवल होता है वैलेंस बैंड का, ठीक है। फिर टॉप मोस्ट लेवल वैलेंस बैंड से वो कहाँ आ गया, आगे फर्दर जो है वो जंप करके कहाँ आ गया, आपका वैलेंस बैंड में आ गया, ठीक है। और जो टॉप मोस्ट लेवल था वो क्या हो गया, उसमें होल्स आ गए, ठीक है ना। तो इस तरह से पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है अचीव हो जाती है कंडक्शन बैंड में। और देखो इस तरह से मैं आपको और अच्छे से बता सकती हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉन जो थे वो वैलेंस बैंड को छोड़ के होल यहाँ पे आ गए, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वैलेंस बैंड को छोड़ के यहाँ पे आ गए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स फर्दर जो जंप करेंगे वैलेंस बैंड में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एक पॉपुलेशन इन्वर्जन हम अचीव कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड फॉल बैक टू इनटू द वैलेंस बैंड एंड रिकम्बाइन विथ होल्स एंड एमिट। तो ऑफ कोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्शन बैंड से जब वैलेंस बैंड में जाएंगे, तो यहाँ पे जो होल क्रिएट हुए हैं उनके साथ कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोटोन्स एमिट करेंगे, ठीक है ना। तो in the presence of another photon of same energy it will cause the stimulated emission of recombination of radiation which will cause। तो ऑफ कोर्स बच्चे यहाँ पे क्या कह रखा है, इसको थोड़े अच्छे तरीके से देखो, ये वैलेंस बैंड है, दिस इज योर कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन्स जो थे पहले जंप करके वैलेंस बैंड में कंडक्शन बैंड में गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स गए। अब इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड से जब वैलेंस बैंड में आएंगे, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो यहाँ पे होल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आएंगे तो ये होल को ऑक्यूपाई करेंगे, तो क्या करेंगे बच्चे, फोटोन एमिट करेंगे, ठीक है। तो यही कह रखा है। फिर ये फोटोन जो है फर्दर जो है वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है उनको ट्रिगर करेंगे और कहाँ पे लेके आएंगे, उनको वैलेंस बैंड में लेके आएंगे और फिर से क्या करेंगे, फोटोन्स एमिट करेंगे। तो इस तरह से जो स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रिकम्बिनेशन रेडिएशन जो हमें मिलेगी, और जो कि हमें क्या देगी बच्चे, लेज़र ऑसिलेशन देगी। यानी कि यहाँ से जो हमें फोटोन्स मिलेंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे बच्चे, फर्दर मल्टीप्लाई होते जाएंगे ऑप्टिकल रेजोनेटर में, और हमें क्या मिल जाएगा, लेज़र मिल जाएगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, जो भी फ्रीक्वेंसी जो फोटोन्स निकल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी किसके बीच में लाई करनी चाहिए, एनर्जी गैप और FC माइनस FV के बीच में, ठीक है। जो कि क्या डिटरमाइन कर रहा है आपका, देखो FC माइनस FV के बीच में लाई करें, ठीक है, इससे कम होनी चाहिए। उसके बाद ही हमारे पास क्या कह रखा है, अगर हमें कंडीशन जो हमें फाइंड आउट करनी है लेज़र एक्शन के लिए, मान लो क्रिस्टल इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो मान लो कि हम मान के चलते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन, कोई भी मान लो कोई भी प्रोबेबिलिटी है कि एटम ने क्या ऑक्यूपाई किया है, कंडक्शन बैंड ऑक्यूपाई किया है, तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से। तो वो डिफरेंट फर्मी लेवल होगा उसका FC, ठीक है ना। तो 1 प्लस में सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन का फॉर्मूला तो यही है, यहाँ पे EF किससे रिप्लेस हो जाएगा, आपका FC से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे कंडक्शन वैलेंस बैंड के लिए लिखना है तो EF किससे रिप्लेस हो जाएगा, आपका FV से। तो ये फर्मी लेवल है आपका, ठीक है ना, वैलेंस बैंड का, और ये फर्मी लेवल है आपका कंडक्शन बैंड का। एक चीज़ याद रखना, जो FC है ये फर्मी लेवल आपका कंडक्शन बैंड का, ये FV है फर्मी लेवल आपका वैलेंस बैंड का, ठीक है। तो यहाँ पे आगे क्या कह रखा है, इसको हम कहते हैं क्वाजी फर्मी लेवल, ठीक है ना, ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो ये जो लेवल्स होते हैं ये क्या करते हैं, फुली ऑक्यूपाइड और फुली एम्प्टी लेवल्स को क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूँ तो ये
एफ बी और एफ सी क्या कर रहे हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को सेपरेट आउट कर रहे हैं। जब एफ बी एफ सी के इक्वल है तो वो किसके इक्वल होगा बच्चे, एफ नोट के इक्वल होगा, ठीक है। एफ नोट मतलब जो बीच वाला लेवल होता है आपका, मिडल लेवल। एक चीज़ याद रखना कि जब हमारे कंडक्शन बैंड का अंदर एन टाइप पी टाइप इम्प्योरिटी डालते हैं तो वैलेंस जो फर्मी लेवल है वो शिफ्ट हो जाता है वैलेंस बैंड के अंदर, और अगर एन टाइप इम्प्योरिटी डालते हैं तो फर्मी लेवल कहाँ शिफ्ट हो जाता है आपका, वैलेंस कंडक्शन बैंड के अंदर। तो वही चीज़ है ये। तो लेज़र एक्शन के लिए जो है नंबर ऑफ सिमुलेटेड एमिशन ज़्यादा होने चाहिए रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन से, ठीक है ना, यही काम होना चाहिए। तो जब भी लाइट जो है सेमीकंडक्टर के ऊपर फॉल करती है तो मान लो जो लाइट फॉल कर रही है सेमीकंडक्टर के ऊपर उसने इतना फोटोन्स, मतलब क्वांटा मीन्स फोटोन्स ऑब्जॉर्ब किया पर यूनिट टाइम, वो किसके इक्वल होगा, ए बी वी सी एफ वी 1 माइनस एफ सी इंटू म्यू डब्ल्यू। तो यहाँ पे बी वी सी क्या है बच्चे आपका, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डायरेक्ट ट्रांजिशन पर यूनिट टाइम फ्रॉम, अब देखो बी वी सी क्या है आपका कि डायरेक्ट जैसे ही फोटोन फॉल किया डायरेक्ट ट्रांजिशन हुई वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, ठीक है। और अब हम जो भी फ्रीक्वेंसी हम उसके ऊपर फोल्ड करवा रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। और अब देखो इसके साथ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जोन से लेवल में हम क्या करवा रहे हैं, रेडिएशन फॉल करवा रहे हैं, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसर्न स्टेट इन द बैलेंस बैंड इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अपर स्टेट की प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा जो कि क्या है, एम्प्टी है। और ए क्या है बच्चे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो यहाँ पे ये याद रखना कि जितने फोटोन्स जो हैं अब्जॉर्ब हो रहे हैं पर यूनिट टाइम वो डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर बच्चे, एक तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डायरेक्ट ट्रांजिशन की वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के ऊपर, जिसको हम कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और एफ बी फर्मी लेवल जो है वैलेंस बैंड का, 1 माइनस एफ सी दैट इज अपर स्टेट के अंदर जो प्रोबेबिलिटी है दैट अपर स्टेट जो है वो कंडक्शन बैंड की एम्प्टी है उसके ऊपर, और रेडिएशन डेंसिटी के ऊपर, ठीक है। तो ऐसी नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड, जितने फोटोन्स निकल रहे हैं एमिटेड पर यूनिट टाइम निकालना हो तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यहाँ पे बी सी वी यानी कि डायरेक्ट ट्रांजिशन, ठीक है ना, सी से वी की तरफ और एफ सी के ऊपर, और 1 माइनस एफ वी इंटू म्यू डब्ल्यू। तो यहाँ पे इंक्लूड्स डेंसिटी ऑफ टू स्टेट्स ऑफ द टू बैंड्स। फॉर एम्पलीफिकेशन के लिए हमारे पास क्या होगा, एन ई एम जो दैट शुड बी, अब ऑफकोर्स नंबर ऑफ एमिटेड फोटोन दैट शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ अब्जॉर्ब फोटोन, तो एन ई एम इज ग्रेटर देन एन ई बी होना चाहिए। तो यहाँ से उस केस में ये तब होगा पॉसिबल जब हमारा बी वी की, अगर मान लो बी वी सी और बी सी वी इक्वल है तो उस केस में एन ए ई बी एम बड़ा है किससे, एन ए बी से। तो मतलब क्या होगा, ए तो कांस्टेंट है ये हमने इक्वल कर दिया है, तो एफ वी तो किस, ये एफ सी 1 माइनस एफ बी बड़ा होना चाहिए किससे, एफ वी 1 माइनस एफ सी से, ठीक है। तो यहाँ से 6.39 और 6.40 से, अब देखो बच्चे एफ सी और एफ बी की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट करी, ये दो वैल्यूज हमने जो कैलकुलेट करी थी ये हमने सब्सटीट्यूट करी, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज हमने जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ सी माइनस एफ वी यानी कि ई सी माइनस ई वी। एफ सी मैंने आपको बताया था ये आपकी क्या है बच्चे, फर्मी लेवल है कंडक्शन बैंड का, ये फर्मी लेवल है आपका वैलेंस बैंड का। तो एक तरह से ये क्या है, दोनों का एनर्जी डिफरेंस है। और जब दोनों का एफ सी और एफ बी का जो एनर्जी डिफरेंस होता है दैट इज़ बेसिकली क्या होता है बच्चे, एनर्जी लेवल का डिफरेंस है, और वो क्या है किसके इक्वल होता है, एच कट ओमेगा का। तो यहाँ पे ये क्या कह रखा है आपको कि जब स्टिमुलेटेड एमिशन, तभी ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तभी हमें स्टिमुलेटेड एमिशन मिलेगा, ठीक है। तो क्वाजी फर्मी लेवल को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि क्या है, दोनों बैंड्स का दैट इज यानी कि, तो ये कह रखा है कि ये जो है बेसिकली क्या है, क्वाजी फर्मी लेवल जो है दैट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट्स, ठीक है ना, टू बैंड्स के बीच में है डिफरेंस। तो यहाँ पे ई सी वी जो है क्रॉसपॉन्डिंग एनर्जी है। तो यहाँ पे अगर मुझे कोई भी मटेरियल हम ले रहे हैं उसमें लेज़र मटेरियल ले रहे हैं तो उसमें दो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होनी बहुत ज़रूरी है। पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि एक तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी रेडिएशन ट्रांजिशन की फ्रॉम द, देखो बच्चे कि जो रेडिएशन ट्रांजिशन है और अक्रॉस द बैंड गैप इज़ हाई, यानी कि प्रोबेबिलिटी की जो भी ट्रांजिशंस हो रही हैं, ठीक है ना, रेडिएटिव ट्रांजिशंस जो हो रही हैं यानी फोटोन्स जो निकल रहे हैं वो उसके अक्रॉस जब बैंड गैप हमारा हाई हो, ठीक है ना, तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जो है कौन सी, रेडिएटिव ट्रांजिशन होने की प्रोबेबिलिटी जब कब होगी, जब बैंड गैप हाई है तब क्या होनी चाहिए, रेडिएटिव ट्रांजिशन होने की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए एंड एक्सीड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन रेडिएटिव, और यही कह रखा है जो रेडिएटिव ट्रांजिशंस हैं वो एक्सीड करनी चाहिए आपकी नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। अब देखो जो ट्रांजिशंस हो रही हैं अगर नॉन रेडिएटिव होगी, फोटोन्स एमिट नहीं करेगी तो ऑफकोर्स लेजर एक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऑफकोर्स जो रेडिएटिव ट्रांजिशंस हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन से। तो यही कह रखा है कि ये जो रिक्वायरमेंट है कि नॉन रेडिएट
सेकंड पॉइंट हमारा क्या कह रखा है उसके बाद, एक्सेस पॉपुलेशन कैन बी मेंटेन बिटवीन लेज़र ट्रांजिशन, कि ये जो है एक्सेस पॉपुलेशन यानी कि जो अपर स्टेट है ज़्यादा पॉपुलेट होनी चाहिए लोअर स्टेट से, तो ये जो है हमें क्या करना चाहिए, मेंटेन करके रखना चाहिए। तो इस रिक्वायरमेंट को हम कैसे मेंटेन करते हैं बच्चे, कैरियर इंजेक्शन से, ठीक है ना, या फिर क्या कर सकते हैं बच्चे, अब पॉपुलेशन अपर की ज़्यादा बढ़ानी हो लोअर से, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम क्या करें, सेमीकंडक्टर के अंदर जो है हम क्या करें, करंट पास करें, ताकि सेमीकंडक्टर के जो एटम्स हैं वो अपना बॉन्ड तोड़ के कहाँ जा सकें, हायर स्टेट में जा सकें, या इलेक्ट्रॉन्स अपना बॉन्ड तोड़ के हायर स्टेट में जा सकें। तो अगर हमें सेमीकंडक्टर बनाना है पीएन जंक्शन में, तो विच इज़ हाईली डॉप्ड विथ डोनर एंड एक्सेप्टर ग्रेटर देन, तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड है तो उसमें जो है डोनर और एक्सेप्टर की कंसंट्रेशन जो है वो 10⁻24 एटम से ज़्यादा होनी चाहिए, और पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है इस तरह से हम अचीव कर सकते हैं। तो एक सिस्टमेटिक डायग्राम दे रखा है पीएन जंक्शन का, एनर्जी लेवल्स इन पीएन जंक्शन। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, 6.13 लेवल, देखो बच्चे एनर्जी लेवल दे रखा है, तो इस तरह से ये एनर्जी लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है ना, 6.13 वाले, तो लाइक आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें क्या है, ये पीएन जंक्शन का सिस्टमेटिक डायग्राम है। तो ये देखो यहाँ पे ये हमारा एन टाइप है, ये हमारा पी टाइप है। तो इसको किस तरह से समझेंगे, इसको समझेंगे, देखो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो इम्प्योरिटी हम जब डालते हैं तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो फर्मी लेवल होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो फर्मी लेवल जो बीच में लाई करता था वो कहाँ चला जाएगा, आपका कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब हम पी टाइप रीजन की बात करते हैं तो होल्स ज़्यादा हम डालते हैं, तो उस केस में फर्मी लेवल कहाँ चला जाएगा, आपका वैलेंस बैंड के अंदर चला जाएगा। ऑफकोर्स जब पी टाइप, देखो यहाँ पे दोनों का दिखा रखा है, जब हमने होल्स इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा डाले तो फर्मी लेवल वैलेंस कंडक्शन बैंड में चला गया, जब होल्स ज़्यादा डाले तो देखो ये वैलेंस बैंड है, दिस इज योर कंडक्शन बैंड। एन टाइप में फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है ना। पी टाइप में ये वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, तो कंडक्शन फर्मी लेवल कहाँ लाई कर रहा है, आपका विद इन द वैलेंस बैंड, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपकी। ऐसी एनर्जी डिफरेंस जो है वो क्या होता है हमारे पास, एनर्जी डिफरेंस जो है वो बिल्डअप हो जाएगा, और व्हेन जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एन टू फ्लो फ्रॉम द पी, देखो अब देखो जब हम बैरियर वोल्टेज लगाएंगे तो बैरियर वोल्टेज देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो एन से पी में जाएंगे, तो एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। तो पोटेंशियल बिल्डअप हो जाएगा, और फर्दर क्या होगा, कंट्रोल जो है प्रिवेंट। अब देखो इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से, इसको इस तरह से समझ लो, एन टाइप है, दिस इज योर पी टाइप, जैसे हमने यहाँ पे वोल्टेज लगा दी, ठीक है ना, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे जा रहे हैं, होल्स इधर मूव कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एक पॉइंट आएगा, यहाँ पे एक्सेस पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेस नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो जब ये रीजन जंक्शन लेयर डेवलप हो जाती है तो ये प्रिवेंट करती है कि फर्दर जो है फ्लो, इलेक्ट्रॉन के करंट का फ्लो होने को प्रिवेंट करती है। तो उस केस में, तो उस केस में जो हमारे फर्मी लेवल्स होंगे वैलेंस बैंड के और कंडक्शन बैंड के, वो सेम लेवल पे लाई करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। तो ऐसी जब जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बाइस है तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ सी और एफ वी जो है दैट इज सेपरेटेड बाय अमाउंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब हम फॉरवर्ड बाइस करते हैं तो उस केस के अंदर जो है हमारा फर्मी लेवल है एफ सी और एफ वी दैट इज सेपरेटेड बाय स्मॉल कह सकते हो अमाउंट से, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ठीक है। ऐसी इलेक्ट्रॉन जो है वो पी साइड से फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो टू पी साइड एंड होल्स फ्लो टू एन साइड, ठीक है ना। एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाता है। ये सारी बच्चे आपको चीज़ें पता हैं जब आप पी एन जंक्शन डायोड आप पढ़ते थे, ठीक है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है, होल्स जो है वो कहाँ अपीयर होंगे, तो यहाँ पे क्या कह रखा है, इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स अपीयर इन हायर कंसंट्रेशन। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन जो एग्जिस्ट हो जाएगा इस रीजन के अंदर, तो लेजर एक्शन टेक प्लेस हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा करंट जो डायोड से प्रोड्यूस होगा वो ज़्यादा होगा, जो थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे एक चीज़ और कह रखी है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जब हम इंजेक्ट करवाते हैं जंक्शन में तो वो बहुत हाई रेट से होते हैं, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट हो जाता है। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट होने की वजह से क्या होगा कि किसके बीच में क्रिएट हो जाएगा, वो नियर द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, ठीक है ना, एम्प्टी लेवल्स नियर द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे एम्प्टी लेवल्स क्रिएट हो जाएंगे, यहाँ पे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होंगे कंडक्शन बैंड में, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जब एम्प्टी लेवल्स के अंदर शिफ्ट करेंगे तो क्या करेंगे, रिकम्बिनेशन होगा, रिकम्बिनेशन से क्या होगा बच्चे,
लेज़र एमिट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये याद रखना है, जैसे इलेक्ट्रॉन जंप होने लगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने लगे, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, होल्स क्रिएट हो गए, यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम थे। अब ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जब नीचे आएंगे कंडक्शन वैलेंस बैंड में, तो जो होल्स हैं उनके साथ रिकम्बाइन करेंगे और क्या निकालेंगे बच्चे, अपने में से लेज़र निकालेंगे, ठीक है ना। तो इस करके इसको बोला जाता है, इस करके जो है ये क्या है, लेज़र जनरेट कर देते हैं, ठीक है। तो पीएन जो है, तो बस इतना ही, लेज़र एक्शन जो है वो एक प्लेनर जंक्शन रीजन के अंदर ही कन्फाइंड होती है, ठीक है। आगे जो है छोटा सा टॉपिक है, दैट इज़ इंजेक्शन लेज़र। इंजेक्शन लेज़र में क्या होता है आपके पास, ये फर्स्ट लेज़र है दैट इज़ बेसिकली बिटवीन, इसमें क्या होता है, फर्स्ट लेज़र जो है इसमें क्या होता है बच्चे, जो एनर्जी बैंड गैप्स होते हैं गैलियम आर्सेनाइड के, उनके बीच में जो है ट्रांजिशंस होती हैं, पीएन और गैलियम आर्सेनाइड पीएन जंक्शन वॉज और ये जो ट्रांजिशंस थी, जैसे कि पी से ये जो ट्रांजिशंस हो रही हैं, ठीक है ना, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, दैट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय हॉल एंड को वर्कर्स इन 1962। तो इससे भी हमें क्या मिलती है बच्चे, कोहेरेंट इंफ्रारेड रेडिएशंस हमें मिलती हैं। तो यहाँ पे हम क्या मान के चलते हैं, गैलियम आर्सेनाइड बेसिकली क्या है, पीएन जंक्शन डायोड है। तो पीएन जंक्शन डायोड जो है हैवीली डॉप्ड है, ठीक है ना, इसमें एक में डोनर इम्प्योरिटी, एक में एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है, ऑफ कोर्स, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि इस डायोड है, इस वो इन द फॉर्म ऑफ क्यूब होता है, उसकी साइड हमें दे रखी है, इतनी लेंथ होती है, और जो जंक्शन है दैट इज़ लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन और थ्रू द सेंटर ऑफ क्यूब। उसके बाद डिप्लीशन लेयर जो क्रिएट होती है, अब देखो बच्चे बेसिकली पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन में आपको पता है पीएन जंक्शन है, यहाँ पे एक्सेप्टर्स इम्प्योरिटीज़ होती हैं, यहाँ पे डोनर इम्प्योरिटीज़ होती है मैक्सिमम। तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास क्या कह रखा है कि डिप्लीशन लेयर जो क्रिएट होती है, जो डिप्लीशन लेयर क्रिएट होती है दैट इज़ 0.1 नैनोमीटर के अराउंड होती है, ठीक है, माइक्रोमीटर के अराउंड होती है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, फ्रंट और बैक फेसेस जो होते हैं ना इस क्यूब के, हम क्या कर देते हैं, उसको पॉलिश कर देते हैं पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ जंक्शन, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स जो हमने क्यूब की फॉर्म में है, तो दोनों फेसेस को हमने क्या कर दिया, एक को हमने पार्शली हम कर देंगे, कह सकते हो पार्शली पॉलिश कर देंगे, एक को मैक्सिमम पॉलिश कर देंगे, ताकि क्या हो जाए, वो ऑप्टिकल कैविटी का काम करे। तो अदर टू फेजेस जो है उसको हमने रफ छोड़ा हुआ है, तो अगर रफ छोड़ा हुआ है तो वो अनवांटेड डायरेक्शन, अगर फोटोन्स अगर अनवांटेड डायरेक्शन में आएंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे सरप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो क्यूब आपको पता है इस तरह से होता है ना, 4 फेजेस, एक 2 फेजेस को तो हमने क्या कर रखा है, अनवांटेड रफ सरफेस बना रखा है, ताकि अगर फोटोन्स इसके इसके यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये दोनों सरफेस पे ही क्या करेंगे, वो ऑसिलेट करेंगे। तो आगे एक्टिव रीजन जो है वो डिप्लीशन रीजन जो है बेसिकली 1 माइक्रोमीटर के अंदर है, और डायमेंशन जो है बीम की जो हमें मिलती है दैट इज़ 40 माइक्रोमीटर। तो लेज़र बीम जो है एक्सटेंड फ्रॉम पी टू एन रीजन, एक्सटेंड वेल इनटू पी एन एन रीजन। तो यहाँ पे आगे आउटपुट जो हमें मिलती है उसकी जो डाइवर्जेंस होती है, लार्ज डाइवर्जेंस होती है उसकी, ठीक है ना। तो अगर हम जो बीम ले रहे हैं उसकी ट्रांसफर डायरेक्शन की बहुत कम है, मतलब जो बीम ट्रांसफर डायरेक्शन में अगर जो बीम मूव कर रही है, ठीक है ना, तो ये लॉन्गिट्यूडनल होती है ट्रांसफर। तो ट्रांसफर डायरेक्शन में अगर मैं मान के चलूँ कि ट्रांसफर डायमेंशन की बात करूँ उस बीम, तो वहाँ पे कम है, तो आउटपुट जो बीम होगी उसकी डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा लार्ज होगी और कुछ फ्यू डिग्रीज में होगी। तो बाकी वही कह रखा है, अगर रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ज़्यादा हो जाता है तो जो डायमेंशन होती हैं ऑप्टिकल रेजोनेटर की हम बहुत स्मॉल लेके चलते हैं। तो यहाँ पे ये दिखा रखा है बच्चे कि ये पी एन जंक्शन है, पी लेयर है, ये एन लेयर है, इसको हमने इस तरह से क्यूब बना रखा है, ठीक है ना। तो क्यूब बना रखा है, 2 सरफेस को हमने क्या किया, पॉलिश किया हुआ है। पॉलिश करने का मतलब ये किसका काम करेंगे, ऑप्टिकल रेजोनेटर का काम करेंगे, जिसमें से एक में से क्या निकलेंगे आपके, एक जो होगा सर, एक जो 100% रिफ्लेक्टिविटी होगी, एक की 90% रिफ्लेक्टिविटी होगी, और 2% जो है ट्रांसमिशन होगा, ठीक है ना। तो ये ट्रांसफर्स मतलब ये डायरेक्शन, ठीक है ना, ये लॉन्ग। तो यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा, बाकी 1 mm इसका क्यूब होता है, साइज़ होता है क्यूब का, और 2 रफ सरफेस हैं जो क्या करते हैं, अगर मान लो इस डायरेक्शन में फोटोन्स अगर निकल रहे हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएंगे, अब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। इंजेक्शन लेज़र थ्रेशोल्ड करंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई ए एक्टिव एरिया है, इंजेक्शन लेज़र में क्या होता है, मान लो कोई एक्टिव रीजन है जिसका एरिया ए है, थिकनेस एल है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, जो हमने डायोड इंजेक्शन लेज़र हमने कैलकुलेट करना है इसका मैग्नीट्यूड, कितना करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो हमने मान लो जो क्यूब है उसका एक्टिव रीजन जो है ए है, उसकी थिकनेस एल है, ठीक है। उसके बाद अपर एंड लोअर लेवल जो है आपको पता है, अपर लेवल जो है दैट इज़ हाईली पॉपुलेटेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कह रखा है अपर एंड लोअर लेवल जो है उसकी जो पॉपुलेशन है, इसमें क्या होता है, लोअर लेवल में level in this consists of electrons in the lowest valence conduction band and highest
लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, ठीक है। तो यहाँ पे आगे क्या कह रखा है कि आइडियल कंडीशन में पॉपुलेशन इन्वर्जन कब होगा, कि जब हमारा कंडक्शन बैंड क्या होगा, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ कंडक्शन बैंड की अगर टोटल डेंसिटी की बात करूँ तो NC है, और वैलेंस बैंड में क्या है 0 है। ऑफ कोर्स हमने क्या बोलना है, पॉपुलेशन इन्वर्जन कब होगा, जब वैलेंस बैंड हमारा कंप्लीटली एम्प्टी होगा, कंडक्शन बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यानी कि NC क्या होगा, टोटल कंडक्शन बैंड में जो डेंसिटी है वो दैट इज NC, और NV जो वैलेंस बैंड में जो डेंसिटी है दैट इज 0, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है हमें चाहिए ताकि क्या हो सके इन वॉल्यूम AL ऑफ द एक्टिव रिज्म इज, अब देखो हमारा क्यूब है, क्यूब में उस केस में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे कंडक्शन बैंड में मेंटेन करके रखने हैं, तो वो क्या होगा, जो भी हमारा क्यूब है उसका एरिया वॉल्यूम यानी कि एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ हमें क्या दे देगा बच्चे, वॉल्यूम दे देगा, वॉल्यूम इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड यानी कि कंडक्शन बैंड डेंसिटी NCAL, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो डीके होकर कहाँ जा रहे हैं, वैलेंस बैंड में जा रहे हैं, और उसका जो है कितनी देर तक वो वैलेंस बैंड में रहते हैं, कंडक्शन बैंड में रहते हैं, डीके होने से पहले वैलेंस बैंड में वो मान लो टाउ टाइम तक रहते हैं, ठीक है। उसके बाद मान के चला जब हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है, अब देखो क्या कह रखा है, ईच सच डीके रिक्वायर्स अ ट्रांसफर ऑफ वन न्यू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू द जंक्शन टू मेंटेन द पॉपुलेशन स्टेट अपर स्टेट पॉपुलेशन। तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि कितना, मतलब हर डीके जो है बेसिकली क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंक्शन से मतलब एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है जंक्शन से टू मेंटेन द अपर स्टेट पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, ठीक है ना, जैसे ही इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे वैलेंस बैंड में जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली क्या करेगा, ट्रांसफर होगा वैलेंस बैंड से अगेन कंडक्शन बैंड में, ताकि अपर स्टेट की पॉपुलेशन मेंटेन रहे। तो करंट किसके प्रोपोर्शनल होगा, करंट कैसे निकलेगा हमें, दैट इज आई हमें जो मिलेगा दैट इज NCALE बाय में टाउ सी, ठीक है। तो NCALE जो चार्ज है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमने ट्रांसफर किया डिवाइडेड बाय टाउ सी, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड करंट अगर मुझे निकालना होगा तो थ्रेशोल्ड करंट डेंसिटी क्या होती है, आई बाय में एरिया, तो आई बाय में जब एरिया से डिवाइड करेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, NCLE बाय में टाउ सी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। तो 6.15 इक्वेशन का हमने यूज़ किया है, बेसिकली जो है ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू थ्रेशोल्ड करंट की वो क्या है, हमारे पास जो गैलियम आर्सेनाइड के लिए अगर मैं एट ए लिक्विड हीलियम टेम्परेचर पे अगर मैं देखूँ तो जो थ्रेशोल्ड करंट हमारा निकल के आता है और जो अब यहाँ से जो थ्रेशोल्ड करंट आ रहा है वो सेम है, ठीक है ना। रूम टेम्परेचर पे ये जो है इसकी वैल्यूज़ काफ़ी हाई होती हैं, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है FC1 - FV वो डिक्रीज़ होगा, और जबकि हमारा ये वाला जो है वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्योंकि FC की वैल्यू इंक्रीज कब क्यों होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड को छोड़ के कहाँ जाएंगे, आपके कंडक्शन बैंड में जाएंगे, ठीक है ना। तो गेन जो है देयरफॉर डिक्रीजेज रैपिडली, सो करंट डेंसिटी जो है मस्ट बी इंक्रीज इन टर्न टू रेज द टेम्परेचर। तो वो कह रखा है अगर गेन हमारा कम हो रहा है, गेन को बढ़ाने के लिए हमें करंट डेंसिटी को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं होता, हैंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑपरेट लेजर कंटिन्यूसली अबव अ सर्टेन टेम्परेचर विच डिपेंड अपॉन डायोड कंसंट्रेशन। तो ऑफकोर्स यहाँ पे ये कह रखा है कि इतना एक टेम्परेचर के अबव टेम्परेचर पे हमें ऑपरेट करना सेमीकंडक्टर को मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो डायोड की कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। सो कंटिन्यूस अप पावर जो हमें मिलती है लेज़र की बेसिकली वो फ्यू वोल्ट से हमें मिलती है गैलियम आर्सेनाइड के केस में एट 77 केल्विन पे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।